हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदि क्लास के 2020 पे। मैं नाम पंकज कुमार, पॉलिटिकल साइंस टीचर, आपके सामने लेके आया हूँ हमारे प्रीवियस वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए। आज का हमारा 5वां टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। पहली ग्रुप समकालीन न्यूज रणनीति, चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर, और इसका 5वां टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो देवता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो सीबीएसई के बच्चों के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले और ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 5वां वीडियो, दो देवता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है और इन खेमों के बीच में काफी ज्यादा तनाव है। कुछ छोटे देशों को महाशक्तियों ने जबरदस्ती अपने खेमे में शामिल किया और जबरदस्ती उन्होंने जो है उनको अपने गुट में शामिल होने के लिए उनको मजबूर किया। इसी की पृष्ठभूमि से इस संगठन का उदय होता है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता। एक्चुअली में गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम एक विकल्प की तरह देखते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए बच्चों, समझिए, जैसे कि हम इसको मान लेते हैं कि जो देश बहुत लंबे अरसे के बाद, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भारत एक ऐसा देश है कि जो बहुत लंबे समय के बाद आजाद हुआ 1947 के अंदर। अगर उसे कहा जाए कि आपको फिर से किसी ग्रुप में शामिल होना है, अमेरिका या सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल होना है, तो इसका अर्थ यह होगा कि 150-200 साल की लंबी गुलामी के बाद में फिर से दूसरी गुलामी में फंस जाना है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने कुछ देशों के साथ मिलकर एक संगठन की शुरुआत करी और एक दुनिया के सामने एक नया विकल्प दिया। तो अगर हम समझे इस बात को, हम कह सकते हैं कि तत्कालीन उस समय जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जब होड़ चल रही थी देशों के बीच में, जब दुनिया दो खेमों में बढ़ रही थी, उस समय एक ऐसा विकल्प हमारे सामने आता है जो नवस्वतंत्र देशों को, अगर हम नवस्वतंत्र देशों की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब देशों को, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देशों को एक नया विकल्प देता है। अब यही देश क्यों? क्योंकि ये वो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक ऐसे इन कॉन्टिनेंट्स में ऐसे देश आपको मिलेंगे जो उस समय बहुत लंबी गुलामी के बाद में आजाद हुए या आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो नवस्वतंत्र देश जो हुए थे उनके सामने एक नया विकल्प प्रस्तुत किया गुट निरपेक्षता ने। अगर गुट निरपेक्षता की जड़ की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो गुट निरपेक्षता की स्थापना की थोड़ी अगर हम बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी मीटिंग होती है 3 देश के प्रतिनिधियों के बीच में। जोसेफ ब्रॉस टिटो जो यूगोस्लाविया के शासक हैं, दूसरा हम लोग बात करते हैं गमाल अब्दुल नासिर की जो मिस्र के शासक रहे थे, और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों भारत के जो प्रधानमंत्री रहे। तीनों की अच्छी दोस्ती थी। इन तीनों ने एक छोटी सी मीटिंग करी और उस मीटिंग के अंदर गुट निरपेक्षता की जो हम कह सकते हैं एक विकल्प के रूप में देखने की बात कही। इस मीटिंग को या इस मुद्दे को जो है पूरा समर्थन मिला सुकर्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, और वाग्मे नक्रुमा जो घाना के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों ने इन तीनों की मीटिंग को सपोर्ट किया और इस मुद्दे को उन्होंने काफी सपोर्ट किया। ये जो मीटिंग हुई थी जोसेफ ब्रॉस टिटो, गमाल अब्दुल नासिर और नेहरू जी के बीच में, वो 1956 में हुई थी। और इसी मीटिंग के आधार पे 1961 बेलग्रेड के अंदर गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन या जो स्थापना होने के बाद में की जाती है। इस 5 देशों को, यानी कि हम अगर बात करें यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और माफ कीजिएगा इंडोनेशिया, घाना और भारत, यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 संस्थापक देशों को देखा जाता है यहाँ पे जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नींव रखी थी। 1961 में इसकी स्थापना होती है जिसमें 25 सदस्य देश शामिल होते हैं, और आज के समय में अगर बात करें 2020 के अंदर तो लगभग गुट निरपेक्षता के 125 सदस्य देश माने जाते हैं, आसपास इसके माने जाते हैं। इन 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की स्थापना करी। अगर हम इसकी परिभाषा के ऊपर बात करें तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है एक नया विकल्प देना उन देशों को जो नवस्वतंत्र देश थे और जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसको अगर और सरल अर्थों में समझे
तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है दोनों खेमों से अलग हटके अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को, अपने देश के हित को, अपने देश के फैसले को अपने आधार पर लेने के का ये आंदोलन था। यानी कि ऐसे देश जो किसी गुट में शामिल ना होकर एक स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो गुटनिरपेक्षता में शामिल हो सकते हैं। और यही विकल्प मिला था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा नव स्वतंत्र देशों को, नव स्वतंत्र देश जो कहीं पे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ज्यादा जुड़े हुए। अब इसकी स्थापना, गुटनिरपेक्षता की स्थापना के बाद में इसके 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। यह इसके कारण, जिस कारण से गुटनिरपेक्षता की स्थापना हुई, हम बात भी कर चुके हैं। 5 देशों के बीच में सहयोग। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है कि जो गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य था उस समय दोनों खेमों से दूरी बना के रखना, समय समय पर गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य बदलते रहे हैं। जैसे कि बाद में आर्थिक संगठन के रूप में भी तब्दील होता है, राजनीतिक संगठन के रूप में बाद में तब्दील हो जाता है, और शुरू में इसका उद्देश्य रहता है दोनों खेमों से दूरी बना के अपनी एक नई पहचान को बनाना इंडिविजुअली। उसके अलावा शीत युद्ध के दायरे या उसके प्रसार को सीमित रखना, उसको किसी तरह से युद्ध में परिवर्तित नहीं होने देना। लास्ट वाले वीडियो में यही बात करी थी कि जो शीत युद्ध का जो दायरे हम पढ़ रहे थे, वो शीत युद्ध क्यों बना रहा, वो भी युद्ध में तब्दील क्यों नहीं हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी थी। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि शीत युद्ध को शीत युद्ध तक ही सीमित रखना, उसको विश्व युद्ध में तब्दील होने से रोकना। हमने भी बात करी थी कि किस तरह से भारत ने वियतनाम जो संकट था उसमें अपनी भूमिका दर्ज कर पाई थी। और तीसरा जो हमें पढ़ते बच्चों वो है नव स्वतंत्र देश, यानी कि नव स्वतंत्र देशों का उस समय काफी उदय हो रहा था और उनके सामने एक विकल्प देने के लिए जो है गुटनिरपेक्षता की स्थापना की गई थी। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे हमने ये समझा कि गुटनिरपेक्षता के अंदर किस तरह से गुटनिरपेक्षता के अंदर दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बना के अपनी एक अलग पहचान बनाना, अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं की पहचान बनाना, अपनी एक राजनीतिक फैसलों की पहचान बनाना, ये हमारा गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य रहा था। संस्थापक देशों की अगर बात करते हैं तो उसमें यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और भारत जो है शामिल थे। इन देशों को संस्थापक देशों में गिना जाता है और इन देशों में इसकी स्थापना की शुरुआत में इसकी सदस्य संख्या लगभग 25 थी और आज 2020 के अंदर जो इसकी सदस्य संख्या लगभग 125 के करीबन है। अगर हम इसकी आगे की चर्चा करें तो हमने ये भी देखा कि गुटनिरपेक्षता का मतलब को लेकर काफी सारी असमंजस रहती है। गुटनिरपेक्षता का मतलब हम कई बार ये समझ लेते हैं कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब हम कभी-कभी ये समझ लेते हैं कि हमें विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर भाग नहीं लेना। गुटनिरपेक्षता का मतलब कभी-कभी हम ये समझ लेते हैं कि हमें दुनिया से दूरी बना के रखनी है, हमें खेमों से दूरी बना के रखनी है, या कि दुनिया से हट जाना है, कट जाना है। बिल्कुल नहीं बच्चों, यहाँ पे तटस्थता या जो हम पृथकतावाद का मतलब जो हम गलत लेते हैं उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, पृथकतावाद का मतलब होता है कि आप दुनिया से दूरी बना के रखो। ये विदेश नीति का एक हिस्सा होता है। अब अमेरिका 1787 में जब अमेरिका आजाद होता है तो उसने तटस्थतावाद की अपनी विदेश नीति बनाई थी। वो दुनिया से कट गया था, अलग हो गया था, परंतु गुटनिरपेक्षता का अर्थ यहाँ पे पृथकतावाद बिल्कुल भी नहीं होता है। आप विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं में हिस्सा लोगे, आप विश्व में शांति रहे इसके लिए काम करोगे, आप दूसरे देशों के संबंध भी स्थापित करोगे, आप राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं और जो कुछ भी जो संबंध हमारे एक दूसरे देशों के बीच विदेश नीति के अंतर्गत होते हैं वो सभी चीजें स्थापित करोगे। इसका मतलब हमें क्लियरली समझना है कि गुटनिरपेक्षता का पृथकतावाद नहीं होता है, क्योंकि पृथकतावाद में हम दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन हम गुटनिरपेक्षता में दुनिया से कटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ दो गुटों से, दो खेमों से दूरी बनाने की बात करते हैं, ताकि उन खेमों का और महाशक्तियों का दबाव हम पे ना पड़े, हम स्वतंत्र रूप से काम कर सके, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं और जो भी पॉलिसीज होती है हमारे देश की, उस पर हमारा अधिकार हो, हमारा फैसला हो, हमारी नीति काम करे, ना कि महाशक्तियों की। इस अर्थात
पृथकतावाद के अंदर हम दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन गुणनिरपेक्षता के अंदर हम पृथकतावाद से बिल्कुल भी गुणनिरपेक्षता के अंदर हम दुनिया से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यानी कि गुणनिरपेक्षता और पृथकतावाद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम गुणनिरपेक्षता के दौरान भी जो है हम वो विश्व के सभी कार्यक्रमों के अंदर, सभी एक्टिविटीज के अंदर, सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों के अंदर हमारी भूमिका दर्ज होती है। क्योंकि हमने देखा कि पृथकतावाद के अंदर अगर हम लोग होते हैं तो शीत युद्ध को दायरे को मजबूत करने के लिए, उसको कायम करने के लिए, उसको विश्व से बचाने के लिए हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। हमने कई समय पे देखा भारत और जो भी संस्थापक देश थे उन्होंने कई बार विश्व शांति के लिए, विश्व से दुनिया को बचाने के लिए, दोनों महाशक्तियों के अंदर दूरी बनाने के लिए जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वियतनाम संकट उनमें से एक है, या कांगो संकट की बात करते हैं, या बर्लिन संकट की बात करते हैं। इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं जो गुणनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य जैसे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यानी तो दुनिया से नहीं कटे हैं, दुनिया के साथ जुड़ के अपने आप को दो थमों से हटा के रखना ही गुणनिरपेक्षता कहलाता है। दूसरी बात आती है बच्चों तटस्थता आती है। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में भाग नहीं लेना। तो बच्चों यहाँ पे ये भी थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि गुणनिरपेक्षता जो है वो तटस्थता की नीति को भी नहीं मानता है, तटस्थता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम पृथकतावाद और तटस्थता के बीच में देखते हैं कि गुणनिरपेक्षता को अपनाते हुए हम युद्ध लड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि तटस्थता के अंदर हम युद्ध नहीं लड़ते हैं, अपनी रक्षा के लिए सामने नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसके अलग है। यानी कि गुणनिरपेक्षता के अंदर रहते हुए हम दुनिया से जुड़े भी रहते हैं, अपनी रक्षा के लिए हम जो है युद्ध भी करते हैं या अपनी नीति को भी कार्यान्वित करते हैं। इसका मतलब गुणनिरपेक्षता का अर्थ न तो पृथकतावाद है और ना ही तटस्थता होता है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, काफी क्वेश्चन जो है सीबीएसई में बनते हैं, एनसीईआरटी में बनते हैं 10 की बुक से कि गुणनिरपेक्षता तटस्थता पृथकतावाद नहीं है, बताइए कैसे। तो आपको बच्चों समझ में आना चाहिए कि पृथकतावाद के अंदर हम लोग दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। अमेरिका जब 1787 में जब आजाद हुआ था तो उसने पृथकतावाद की नीति अपनाई थी, विदेश नीति, जिसने वो पूरी दुनिया से हट गया था, कट गया था, कोई भी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता था। परंतु यहाँ पे हमें समझना है कि गुणनिरपेक्षता पृथकतावाद का हिस्सा नहीं है, पृथकतावाद अलग है और गुणनिरपेक्षता अलग है। तो बच्चों ये है हमारा पांचवा टॉपिक है। एक बार फटाफट से हम दोबारा से देख लेते हैं। दो विविधता को चुनौती, गुणनिरपेक्षता की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा कि दुनिया बहुत तेजी से दो खेमों में बढ़ रहा था और नए जो स्वतंत्र देश के सामने कोई विकल्प नहीं था, तो उनको विकल्प देने के लिए, नव स्वतंत्र देश को तीसरा विकल्प देने के लिए जो है गुणनिरपेक्षता का उदय होता है, जिसमें ज्यादातर देश एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के शामिल थे। संस्थापक देशों की बात करें तो 5 देश शामिल थे, जिसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे अंकुमा और भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संस्थापक सदस्य उसके माने जाते हैं। इस स्थापना का उद्देश्य क्या रहा था? 5 देशों के बीच में सहयोग स्थापित करना, शीत युद्ध के प्रसार को विश्व युद्ध में तब्दील होने से रोकना और हर स्वतंत्र देशों को एक नया विकल्प देना। और बाकी हम लोग बात कर चुके हैं पृथकतावाद किस तरह से गुणनिरपेक्षता से अलग होता है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको चीजें अगर इसके अंदर से और भी समझनी है या कुछ और अलग टॉपिक समझना है तो उसके बारे में भी हमें लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।